गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हड़प्पा सिविलाइजेशन का 10th पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई? हड़प्पन सिविलाइजेशन का रूइन होने के बाद, ख़त्म होने के बाद कई सेंचुरीज ईयर्स तक ये सिविलाइजेशन की जो साइट थी, माउंट थे, ऐसे ही पड़े रहे। वहाँ पर फिर लोगों ने वहाँ पर से अपनी सेटलमेंट, मॉडर्न लोगों ने अपनी सेटलमेंट वहाँ बनाई। तो वो इस माउंट्स के, इन जो माउंट्स थे इनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। रेनफॉल होती थी तो या फिर विंड्स चलती थी, सॉइल इरोजन होता था। तो यहाँ के लोकल लोगों को कुछ स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स दिखाई दिए, तो वो इसके बारे में समझ नहीं पाए कि ये क्या है। नेक्स्ट, कनिंघम कन्फ्यूजन। ASI के डायरेक्टर जनरल 1875 में कनिंघम अपने कंट्री के थे। वो जब इंडिया में डायरेक्टर जनरल बनकर आए तो इंडिया की हिस्ट्री को वो 4th सेंचुरी BC के आसपास ही मानते थे कि इंडिया की हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। वो जहाँ भी जिस साइट का एक्सप्लोरेशन करते थे, एक्सकेवेशन करते थे, तो वहाँ की टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शंस को जो ना स्टडी करते थे। उनसे रिलेट जो मटेरियल मिलता था उसको कलेक्ट करते थे, उसको ट्रांसलेट करते थे। तो उनका ये मानना था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो 6th सेंचुरी BC से के आसपास गंगा वैली से स्टार्ट होती है। इसके साथ साथ जब उसने चाइनीज पिलग्रिम्स, बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए तो उनके अकाउंट्स पढ़े, उनके अकाउंट्स में भी उसने कहीं भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड कोई मटेरियल नहीं पढ़ा। चाइनीज पिलग्रिम्स कौन थे? हैंगशांग, फाइयान, इतिसिंग, जिन्होंने फोकोकी, फाइयान ने फोकोकी इंडिया में आकर के लिखी, सीयूकी जो है ना हैंगशांग ने लिखी थी। तो उनके अकाउंट्स में भी इन्होंने कहीं पर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट कुछ नहीं पढ़ा। एक बार क्या होता है कि एक इंग्लिशमैन हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट कुछ सील्स कनिंघम को देते हैं। कनिंघम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसका किस टाइम फ्रेम में उसको लगाया जाए, और वो उसकी महत्वता, उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जान पाते हैं। नेक्स्ट, ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन। इंडिया में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट हैं उनका एक्सकेवेशन 20th सेंचुरी के 2nd डिकेड के आसपास हुआ। हम ये कह सकते हैं कि 1901 में हड़प्पा जो एक साइट है उसका एक्सकेवेशन दयाराम साहनी ने किया, और मोहन जादव का एक्सकेवेशन राखलदास बैनर्जी ने किया। तो दोनों में जब अलग अलग एक्सकेवेशन हुआ, दोनों की जो आर्टिफैक्ट्स हैं, कल्चर हैं, उनमें यूज होने वाले टूल्स हैं, बीड्स हैं, वो सेम मिली। तो एक न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन का अलग साइट अलग अलग हैं, लेकिन कल्चर में मिलने वाली जो चीज़ें हैं वो सेम हैं। तो ये पाया गया कि ये एक
एरिया में फिर उसके बाद दूसरी साइज का एक्सकवेशन हुआ, तो इस तरह एक दूसरे से ये आर्टिफैक्ट्स मिलते चले गए, कल्चर मिलती चली गई, और इस तरह यहाँ पर 1921, 1922 और उसके बाद दूसरी साइज का एक्सकवेशन होता चला गया। 1924 में एएसआई के जनरल डायरेक्टर जॉन मार्शल बने। जॉन मार्शल ने जब इन आर्टिफैक्ट्स को देखा तो वो समझे कि इंडिया की हिस्ट्री गंगा वैली से नहीं बल्कि इससे 3000 ईयर्स बैक जाती है। तो उन्होंने 1924 में इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की हिस्ट्री को 3000 पीछे ले गए। एस.एन. राव ने अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी में लिखा है कि मार्शल का एएसआई के तौर पर भारत की हिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि जॉन मार्शल अभी क्रीट, ग्रीस और मेसोपोटामिया से रिलेटेड कुछ साइट का एक्सकवेशन करके इंडिया में आए थे। तो वहाँ पर जो आर्टिफैक्ट मिले हैं और यहाँ पर जो मिले हैं उसको उन्होंने सिमिलर पाया है। इंडिया से रिलेटेड सील्स वहाँ मिली हैं, उनकी इम्पोर्टेंस कुछ आर्टिफैक्ट यहाँ मिले हैं, तो इन्होंने एक दूसरे के साथ जोड़ा है, इसलिए वो अब इंडिया की हिस्ट्री को इतने पीछे लेकर के गए हैं। जॉन मार्शल जब एक्सकवेशन करते थे तो वो हॉरिजेंटल करते थे, किसी भी साइट का हॉरिजेंटल एक्सकवेशन करते थे, जिसमें बहुत सारी खामियां थी। तो इस तरह ए न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन का पता 13th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड के बाद इंडिया में लग गए। साइट्स, माउंट्स, लेयर, क्या होता है साइट? जब कोई लोग एक जगह पर रहने लग जाते हैं और उस जगह को कुछ टाइम के बाद डिस्कार्ड कर देते, छोड़ देते हैं, तो वो अपने यूज हुए मटेरियल, ऑर्नामेंट्स, पोट्री, टूल्स वही छोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं साइट्स। माउंट्स क्या होते हैं? कुछ टाइम के बाद उसी जगह पर फिर दूसरे लोग आकर के बस जाते हैं, तो इस तरह फिर डिस्कार्डिंग कर देते हैं, फिर बस जाते हैं, तो इस तरह वहाँ पर जो एक हीप बन जाता है उसको हम माउंट्स बोलते हैं। लेयर्स क्या होता है? सपोज करो कि ये एक साइट है, यहाँ पर लोगों ने रहना शुरू किया, उसको छोड़ दिया, उसके बाद कई सालों के बाद यहाँ पर कोई नहीं रहा और नेचुरल यहाँ पर ये एक लेयर बन गई। इसमें कोई भी आर्टिफैक्ट्स वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ जब लोग रहे, इसके बाद ये जो एक लेयर बन गई, उसके बाद यहाँ पर फिर लोगों ने रहना शुरू कर दिया, तो इस तरह ये माउंट जो है ना बन जाता है। ये जो लेयर जब आर्टिफैक्ट नहीं मिलते तो इसको हम सटेराइल लेयर कहते हैं, मतलब एक बंजर लेयर जिसमें कुछ नहीं मिलता, जो ये बताता है कि ये एक ऐसा टाइम रहा है जिसमें यहाँ पर लोग नहीं रहते थे। इसको हम लेयर बोलेंगे। इस तरह ये एक माउंट बन जाता है, जो आजकल हम इसको आसानी से राखी गढ़ी और बाना वाली साइड को देखें तो इस तरह का एक माउंट आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, न्यू टेक्निक्स एंड क्वेश्चन। जॉन मार्शल जब एक्सकवेशन करते थे तो मैंने बताया ना हॉरिजेंटल करते थे, पूरी साइट को जो है ना वो ऐसे डिग करते थे, खोद दिया करते थे, खुदाई करते थे, इस तरह एक्सकवेशन करते थे। ये एक अच्छी टेक्निक नहीं मानी किन्होंने, जो 1945 के आसपास इंडिया के जो एएसआई के डायरेक्टर जनरल बन करके आए व्हीलर ने। व्हीलर कहता है कि
हॉरिजेंटल की अपेक्षा वर्टिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेयर टू लेयर, ताकि कल्चर जो है उसकी सीक्वेंस का आसानी से पता लग जाए। उसके बाद इंडिया की जो मेन साइट थी 1947 में दो कंट्री बनने के बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चली गई। बट बाद में इंडिया के अंदर बहुत सारी उसी से सिमिलर साइट्स को लोकेट करना शुरू कर दिया और इंडिया के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वहाँ पर उन्होंने एक्सकवेशन करना शुरू कर दिया। इसमें राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में लोथल, धोलावीरा, हरियाणा के अंदर जो है राखीगढ़ी, बानावाली, मिथाथल है। तो क्वेश्चन अब क्या उठता है कि ये जो बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट अलग अलग जो है ना अपने अपने व्यू देते हैं इनके बारे में। क्या बहुत सारे ऐसे आर्कोलॉजिस्ट हैं जो कल्चर सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं, कल्चर सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। लाइक एक माउंड है, यदि हम उसका एक्सकवेशन करें तो हमें सबसे ऊपर वाली लेयर पर मिलेगा कि ये जो ऊपर वाली लेयर है ये गुप्ता पीरियड से रिलेट है। उससे नीचे जाएंगे तो मौर्यन डायनेस्टी से रिलेट है। उससे नीचे जाएंगे तो ये वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेट है। उससे नीचे जाएंगे तो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेट है। इस तरह बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट कल्चर सीक्वेंस पर जो है ध्यान देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्कोलॉजिस्ट हैं जो ये देखते हैं कि ये जो साइट है इसकी जियोग्राफी की कितनी इम्पोर्टेंस है, कि यहाँ ये लोकेट क्यों हुई। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि यहाँ मिलने वाली जो डेली लाइफ में जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनका वो लोग किस तरह यूज करते थे। 1980 के बाद बहुत सारी टेक्निक एक्सकवेशन में आ गई। पहले इतना साइंटिफिक तरीके से जो ना एक्सकवेशन नहीं किया जाता था, बट बाद में बहुत अच्छे से कोई चीज़ का कहीं पर मिल जाने पर पूरी उसकी जो ना हिस्ट्री देने लग गए। ये 1980 के बाद ऐसा पॉसिबल हो पाया है। व्हीलर एट हड़प्पा 1906 में व्हीलर ने अपनी बुक के अंदर लिखा है माई आर्कोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान में 1976 में, कि मैं जब हड़प्पा में गया, हड़प्पा के माउंट को देखा तो मैंने कैसा फील किया उस दिन 1944 में। वो कहते हैं कि मैं हड़प्पा के लिए एक्सकवेशन के लिए चला तो हम वहाँ पर रात को वहाँ के रेस्ट हाउस में ठहरे तो मैं सो नहीं पाया, मुझे हड़प्पा को देखना था। वो जब सुबह गए तो वहाँ पर उन्होंने पाया उनके जो कलीग्स थे उनके साथ जो टीम थी, मुस्लिम टीम थी जो सीरिया के, तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर आप जो है ना अर्ली मॉर्निंग 5:30 to 7:30 तक ही काम कर सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर जा कर के अपने काम को जब नेक्स्ट डे शुरू किया तो वो सब कुछ भूल चुके थे और वो 11:30 तक हड़प्पा का एक्सकवेशन करते रहे। उसको ये डर था कि कहीं उसके अपने जो कलीग्स हैं वो उसको एक मैड मैन न कह दें। तो इस तरह आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।